बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तारीख में सलाहुद्दीन यूसुफ अयूबी का नाम सबसे पहले इस वक्त मशहूर हुआ जब नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र की सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की और वहाँ के वजीर शावर की दरख्वास्त पर अपने एक मुतमिर अमीर शेरको के जरिए वहाँ मुदाखलत का आगाज किया। नूरुद्दीन जंगी की मिस्र में मुदाखलत की वजूहात समझने के लिए हमें इस दौर में मिस्र के हुक्मरान खानदान बनु उमैद के तारीखी पस मंजर को जानना होगा। अबैदी खानदान 200 साल से मिस्र पर हुकूमत कर रहा था। अकायद के लिहाज से ये लोग अस्माइली शिया थे। इस खानदान के जिद्दे अमजद अबैदुल्लाह ने 3री सदी हिजरी के अवाखिर में मराकिश और शुमाली अफ्रीका के बहुत बड़े इलाके में अपने हमनवाओं का जाल फैला दिया था। इसकी दावत ने बेशुमार लोगों को मुतासर किया था। उसने मेहदी होने का दावा करके 297 हिजरी में फातमी खिलाफत के नाम पर एक नई खिलाफत की बुनियाद डाली, जो कायदो नजरियात में अहले सुन्नत वल जमात से मुतसादम होने के अलावा मुसलमानों के सियासी मरकज वहदत खिलाफत अब्बासिया की भी मुखालफत थी। इस खिलाफत के मुर्सा को अबैदुल्लाह की निस्बत से बनु उबैद कहा जाता था। अबैदुल्लाह फातमी सादात होने का झूठा लबाता ओढ़कर खुद को हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो का असल वारिस बावर कराता रहा। बनु उबैद के नस्ब के बारे में मौरखीन हमेशा हैरत का शिकार रहे हैं। इस दौर के उलमा की तहकीक के मुताबिक इस खानदान का जिद्दे अमजद अबैदुल्लाह शाम के इलाके सलमिया का एक यहूदी था। उसका असल नाम साद था। मराकश पहुँच कर उसने अपना नाम अबैदुल्लाह रख लिया और खुद को अलवी फातमी करार दे दिया, मगर इसका बयान करदा शजरा नसब माहरीन अंसाब के नज़दीक किसी तरह सही नहीं बैठता था। अंसाब के उलमा में से किसी ने इस नसब नामे का जिक्र नहीं किया। यही अबैदुल्लाह बाद में महदी होने का दावा करने लगा। अफ्रीका का शहर महदिया इसी जाली महदी की तरह मंसूब किया जाता है। अबैदुल्लाह के मुबल्लग लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से वरगलाते और गुमराह करते। बाज़ को बताते कि अबैदुल्लाह महदी और इब्ने रसूलुल्लाह है। किसी को ये अकीदा सिखाते कि वो खुद रसूल है। ख्वास की ये यकीन दिलाते कि महदी खुदा है। अबैदुल्लाह की बदबख्ती का ये आलम था कि अपने कुफरियात की मुखालफ करने वाले उलमा और फुकहा को दरबार में तलब करता और कालीन पर अपने सामने ज़िबा कराता। इसका जानशीन अल-काइम बेदीनी में इससे कहीं बढ़ के था। इसके नुमाइंदे खुलेआम तौहीन रसालत का इर्तिकाब करते और बाजारों में अजीब अजीब आवाज़ें लगाते फिरते। मिस्र के मुसलमान ये नापाक कलमात सुनकर खून के आंसू रोते, मगर कुछ कर नहीं पाते थे। एहतजाज किया तो मंसूर ने हक गोई के जुर्म में उनकी खाल उतरवा देनी और सूली पर लटका देना है। अबैदुल्लाह महदी, कायम और मंसूर तीनों ने अफ्रीका में हुकूमत कायम की, मगर 358 हिजरी में अबैदुल्लाह के जानशीन मिस्र पर भी काबिज हो गए। इन ममालिक की अक्सर आबादी अहले सुन्नत थी और मसलकन इमाम शाफी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ा पर अमल पैरा थी। ताहम अबैदी अक़लियत होते हुए भी बज़ोर शमशीर सुन्नी अक्सरियत पर हुकूमत करते थे। मिस्र में अबैदियों के 11 खुलफा हुए, जिनके नाम माज, अजीज, हाकम, ज़ाहर मस्तनसर और इसी तरह के हैं। माज के मुबल्लिगीन लोगों को ये अकीदा सिखाते कि अबैदी सरबराही सूरज को मशरिक से तलू और मगरब में गरूब करता है। माज ने शाम के मशहूर फ़कीह इब्ने नाबलसी को गिरफ्तार करा के एक लकड़ी के पिंजरे में अपने पास तलब किया था और अपने सामने जिंदा हालत में उसकी खाल उतरवा कर सूली पर चढ़ा दिया था। माज के पोते हाकम के दौर में बाजारों, सड़कों, दीवारों, खतूत की इब्तिदा में और जामे मसाजिद की दरवाज़ों पर सहाबा कराम के खिलाफ गालम गलोच करते थे। एक बुजुर्ग अबू अल कासम वास्ती ने बैतुल मुकद्दस में अजान देते हुए अबैदियों की रस्म के मुताबिक हय्या अला खैरुल अमाल की जगह हय्या अलल फलाह कह दिया। हाकम ने उसकी ज़बान कटवा दी। सरकारी कारिंदे सहाबा कराम की तारीफ करने वालों को गिरफ्तार करते और अक्सर उनकी गर्दन भी उड़ा दी जाती थी। बनु उबैद की यह हुकूमत इस दौर में इतनी ताकतवर थी कि खुलफाए बनु अब्बास और उंदलस के मुसलमान हुक्मरान तक इससे खाइफ थे। इनका दायरा हुकूमत फैलते फैलते जजीरा सकलिया तक जा पहुंचा था। बहरे रूम में इसका बहरी बेड़ा सबसे ज्यादा ताकतवर तस्वुर किया जाता था। शाम का बहुत बड़ा इलाका भी इनके ही जेरे नगी था। मिस्र में अबैदियों की सबसे बड़ी यादगार
ان کا بسایا ہوا عظیم الشان شہر قاہرہ آج بھی دنیا کے چند بڑے شہروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد معاذ کے نائب جوہر نے رکھی تھی، تاہم ان دنوں قاہرہ اتنا وسیع نہ تھا۔ یہ دریائے نیل کے کنارے مضبوط فصیلوں سے گھرا ہوا ایک قلعہ نما شہر تھا، جہاں صرف شاہی گھرانہ، امراء اور سرکاری لوگ رہتے تھے۔ عام عبادی قاہرہ سے متصل قدیم شہر فسطاط میں رہتی تھی، جو فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے آباد کیا تھا۔ 3 صدیوں تک یہ مصر کا دارالحکومت رہا تھا۔ قاہرہ کو اس وقت المدینہ اور فسطاط کو مصر کہا جاتا تھا۔ قاہرہ میں بنو عبید کے 2 بڑے محل تھے، جو قصر شرقی اور قصر غربی کہلاتے تھے۔ دونوں محلات کے درمیان ایک بڑا میدان تھا اور ایک زیر زمین سرنگ ان دونوں محلوں کو ملاتی تھی۔ قصر غربی اور در حقیقت عبیدیوں کا شرط قدہ تھا، جہاں پر تفریح کے ہر نوع مزے لیے جاتے تھے۔ اس سے متصل گلشن کا کافور نامی باغ تھا، جس میں قصر غربی کے دروازے کھلتے تھے۔ نزدیک ہی بنو عبید کا ایک آبائی قبرستان تھا۔ اس شہر میں بڑے بڑے کتب خانے تھے، جو کہ کرتبہ کے علمی خزانوں کے ہم پلہ شمار کیے جاتے تھے۔ قصر شرقی عبیدی سربراہ کی قیام گاہ تھا۔ وہ اپنے اہل و عیال، غلاموں، نوکروں اور باندیوں سمیت اس طلسم خانے میں رہا کرتا تھا۔ یہیں اس کا دربار لگتا تھا۔ بنو عبید کی دولت و ثروت کا یہ عالم تھا کہ قصر شرقی میں عبیدی حکمران کی نشست خالص سونے کی تخت پر ہوا کرتی تھی، جس کے آگے سونے کی جعلی آویزاں تھی۔ شاہی ایوان مکمل طور پر سونے سے ملمع کیا گیا تھا۔ بنو عبید کا یہ قصر 4000 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس عمارت میں ایک بالا خانہ تھا، جہاں ہر شام عبیدی سربراہ عوام کو اپنا دیدار کراتا تھا۔ اس سے کچھ دور وہ اندھا کنواں تھا، جس کی تہہ میں بنو عبید کے بے شمار مخالفین کے پنجر پڑے ہوئے تھے۔ بنو عبید کے خزانے میں دنیا بھر کے لیے نایاب جواہر کا انبار تھا۔ دنیا کے سب سے بڑا زمرد، جس کی پیمائش ایک بالش تھی، اسی خزانے میں تھا۔ یہاں جبل نور نامی ایک بے نظیر یاقوت بھی تھا، جس کا وزن 2400 کیرٹ تھا۔ بنو عبید نے ابتدا ہی میں جبر و تشدد کے ذریعے سے اپنے ہر مخالف کو اس طرح کچل دیا تھا کہ ان کے آخری دور حکومت تک مقامی طور پر ان کے خلاف کوئی مضبوط مخالف تحریک برپا نہ ہو سکی۔ انہوں نے شروع میں بے شمار سنی فقہا اور علماء کو قتل کرایا اور عوام کے جذبات کو بالکل دبا دیا۔ 2 صدیوں تک ان کا رعب دبدبا لوگوں پر چھایا رہا۔ اس خاموشی سے فائدہ اٹھا کر بنو عبید نے مصر کو تعمیری لحاظ سے اوج کمال تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے حقوق غصب کرنے میں وہ حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بار بار اسلام دشمن طاقتوں سے گٹھ جوڑ کیا، جس کی دشمنان اسلام کو بحیرہ روم کے ساحلوں پر تسلط کا موقع ملتا رہا۔ اسی طرح ان علاقوں میں مسلم ریاستیں روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ اس امن و امان، رحت و آسائش اور بے پناہ ثروت اور فارغ بالی نے رفتہ رفتہ حکمران طبقے کو سست اور آرام پسند بنا دیا۔ آخر کار بنو عبید تمام کاروبار حکومت وزراء کے کاندھوں پر ڈال کر خود محض عیش و عشرت کے لیے وقف ہو کر رہ گئے تھے۔ وزراء کی منمانیوں نے کچھ ہی عرصہ میں حکومت کو کمزور کر دیا۔ عوام اور حکام کو برائے نام رشتہ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ کمزور حکومت محض اسی لیے باقی تھی کہ اس کے سنی ہمسائے دوسرے ملکوں میں مداخلت کے عادی نہ تھے۔ 5ویں صدی ہجری کے اواخر میں ملک شاہ سلجوقی کا شام پر حملوں کے بعد عبیدی حکومت کا خاتمہ یقینی نظر آنے لگا تھا، مگر ملک شاہ شام کی مہمات کو ادھورا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر نصرانیوں کے شام کے ساحلوں پر دھاوے اور القدس کے سقوط کے بعد سلجوقیوں میں اتنا دمخم نہ رہا کہ وہ مصر کی طرف توجہ دے سکتے۔ اسی طرح بنو عبید کا مصر سلجوقی حکمرانوں اور ان کے ورثاء سے مکمل طور پر محفوظ ہو گیا۔ مورخین نے تسلیم کیا ہے کہ خود عبیدی حکمران نے اقوام یورپ کو شام پر حملے کی ترغیب دی تھی تاکہ وہ سلجوقیوں کی توجہ مصر سے ہٹا دیں۔ اگرچہ شام کے ساحلوں پر قبضے کے بعد عیسائی سرما مصر پر حملے کے لیے پر تولنے لگے تھے، مگر بنو عبید نے بے شمار دولت بطور خراج ادا کر کے ان کے فوری حملے کا خطرہ ٹال دیا۔ 5ویں صدی کے وسط میں اس نازک زمانے میں ہم 3 طاقوں کو مشرق وسطیٰ کے سنگم پر آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ساحل شام اور القدس پر قابض عیسائی تھے، دوسری جانب شام کا جواں حوصلہ حکمران نور الدین زنگی تھا۔ ان دونوں باہم متحارب طاقتوں کے سامنے تیسری طاقت خلافت مصر کی تھی۔
जो उस वक्त उन दोनों के निस्बत अस्करी लिहाज से कमजोर और माली एतबार से बालातर मानी जाती थी। नसरानी और नूरुद्दीन जंगी दोनों ये जानते थे कि जिसने मिस्र पर कब्जा पहले कर लिया वही पूरे शाम का मालिक हो जाएगा। मिस्र के अबैदी हुक्मरान जो कि उस वक्त अपने बुजुर्ग के हाथों में खिलौना बने हुए थे, कुछ करने की सलाहियत नहीं रखते थे, मगर हुकूमत के स्याह सफेद पर काबज इनके बुजुर्ग इस सूरत हाल को अच्छी तरह समझते थे। इसलिए वो नित नई चालों से कभी फरंगियों और कभी नूरुद्दीन जंगी को फरेब देते रहे। मगर सियासी शतरंज की इस बाजी में एक मौके पर मिस्री खिलाड़ी ऐसे फाश गलती कर बैठे जिससे इनकी पूरी हुकूमत का तख्ता ही उलट गया। इन दिनों मिस्र के हुक्मरान आजद नामी एक नौमर और ना तजुर्बाकार नौजवान था। उसका मतहत शादर सादी नामी एक होशियार अरब वजीर था जो सारे निज़ाम हुकूमत पर हावी था। असूली तौर पर वो मिस्र की बालाई इलाकों का गवर्नर था, मगर अमलन पूरे मिस्र पर इसका राज था। 558 में इसकी वजीर आजम जरीक बिन तलाए से चपकलश हुई, जिसका अंजाम ये हुआ कि शावर ने वजीर आजम को कत्ल करके खुद कलमदान वजारत संभाल लिया। ऐसी सूरत हाल में उसके सियासी मुखालफीन अंगारों पर लौटने लगे। उन्होंने बरकिया के नाम पर एक मुसल्ला गिरोह बनाया जिसका लीडर जरगाम नामी एक सालार था। जरगाम ने चंद दिनों के बाद बजोरे शमशीर उस इलाके पर कब्जा करके शावर को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जरगाम दौलतमंद बनु उबैद से इतना मुतनफर था कि अबैदी उमरा और अमायद को चुन चुन कर कत्ल कराता जा रहा था। बज़ाहिर वो मिस्र का वजीर आजम था, मगर दर हकीकत वो इस मुल्क का मुतलकन आनान हुक्मरान बन चुका था। शावर अपनी जान बचाकर मिस्र से भागा तो उसे नूरुद्दीन जंगी के सिवा कहीं जाए पनाह न मिली। उसने नूरुद्दीन जंगी से दरख्वास्त की कि उसे मिस्र की वजारत उज़्मा वापस दिलवाई जाए। वो इस मुहिम के सारे अखराजात बर्दाश्त करेगा और हर साल मिस्र की तहाई आमदनी जंगी के दरबार में पेश करता रहेगा। नूरुद्दीन को मिस्र में सियासी अस्करी मुदाखलत का बैठे बैठाए एक मस्बत और कानूनी मौका मिल रहा था, जो न सिर्फ आगे चलकर वहाँ अहले सुन्नत के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कारआमद साबित हो सकता था, बल्कि मिस्र में अहले सुन्नत को गालिब भी कर सकता था। चुनाचे नूरुद्दीन ने इस पेशकश पर संजीदगी से गौर किया। इस दौरान इत्तला मिली कि मिस्र के नए आमर जरगाम ने अलकुदस के नए ईसाई बादशाह को भारी खराज अदा करके वादे पर एक दफाई मुआहिदा कर लिया है। नूरुद्दीन के लिए मिस्र और ईसाई हुक्मरानों का इत्तेहाद किसी भी तरह से काबिल बर्दाश्त न था, खसूसन इसलिए कि यह इत्तेहाद दर हकीकत उसके खिलाफ तश्कील दिया गया था। उसने फौरन शावर की पेशकश को कबूल कर लिया। मिस्र पर हमला करने के लिए उसने अपने मोतमद जरनैल असदुद्दीन शेरको को सबसे ज्यादा मौजूद समझा और इसे एक लश्कर दे के मिस्र रवाना किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इस फौज में शामिल था। दर हकीकत ये लश्कर मिस्र में एक नई तारीख रकम करना चाहता था। जमादियुल अव्वल 559 में जब असदुद्दीन शेरको मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि कभी वो मिस्र पर हुकूमत करेगा। वो तो बस सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म के मुताबिक शावर को उसका अहदा वापस दिलाने के लिए जा रहा था। इस फौज को सहराए सीना अबूर करके मिस्र में पहुंचना था। मिस्र में जरगाम को शामी फौज के पेश कदमी की इतला मिली तो वो बिलबला उठा। उसकी अपनी ताकत ज्यादा नहीं थी कि गिरदोनवा में नसरानियों के मकबूजा शहरों की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी ताकि ईसाई इसकी तरफ मतवज्जो रहें और शेरको की मुहिम में कोई रखना न डाले। शेरको का लश्कर सबसे पहले सरहदी शहर बिलबस पहुंचा, जहां जरगाम का भाई नासरुद्दीन मुकाबला कर रहा था, मगर शिकस्त खाकर काहिरा की तरफ भाग निकला। जमादियो सानी की आखिरी तारीखों में असदुद्दीन शेरको को काहिरा की फसीलों के सामने पहुंचना था। जरगाम मजबूर हो के मुकाबले के लिए निकला और एक मामूली मुकाबले के बाद कत्ल हो गया। शावर की दिली मुराद बर आई थी। शेरको ने अपने सुल्तान का वादा पूरा करते हुए उसे यकम रजब 1164 ईस्वी को दोबारा मिस्र का वजीर आजम बना दिया। इस तरह पहले की तरह कारोबार हुकूमत संभाल लिया। शेरको चंद दिन काहिरा से बाहर पड़ाव डाले इंतजार करता रहा ताकि शावर हुकूमत शाम को तहाई आमदनी का खराज देने का वादा पूरा करे या फिर इस बारे में कोई यकीन दहानी कराए, मगर शावर बला का फरेबी इंसान था। वो वक्त गुजारता रहा ताकि शेर को मायूस होकर वहां से लौट जाए। शेर को इस बेतहदी पर बहुत ही झुंझलाया। उसने शावर को वादा पूरा करने की तलकीन की और वापस जाने से इनकार कर दिया। शावर ने यह सूरत हाल देखी तो ईसाई हुक्मरानों से मदद मांगी। इन दिनों बैतुल मकदस की
रियासत का बादशाह एल्बरिक था, जो शाम के तमाम ईसाई हुक्मरानों में सबसे ताकतवर और बाजमत शुमार होता था। शावर ने उसे लिखा कि उसने मिस्र की फौरी मदद ना की और नूरुद्दीन जंगी को सबक न सिखाया तो नूरुद्दीन मिस्र पर काबज हो जाएगा, जिसके नताइज खुद नसरानियों के लिए तबाहकुन होंगे। शावर ने नसरानियों को ये पैगाम भेजकर मोहसिन कुशी की एक बदतरीन मिसाल कायम कर दी थी। उसका पैगाम पाकर बैतुल मक़दस के ईसाई हुक्मरान चौंक उठे। मिस्र पर शामी मुसलमानों के कब्जे का साफ मतलब ये था कि वो दोनों तरफ से जंगजू तुर्कमानों के दरमियान घिर जाएंगे। चुनाचे एल्बरिक ने एक बड़ा लश्कर मिस्र की तरफ रवाना कर दिया। नूरुद्दीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो मिस्र के महाज को अहम तरीन समझते हुए हर रुकावट को पार करते गए। इस दौरान यूरोप के नसरानियों बहुत से ग्रोहल कुदस के ज़ियारत के लिए शाम के साहिलों पर उतर रहे थे। एल्बरिक ने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया। चुनाचे इनके बहुत से लोग अलकुदस की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो गए और बाकी मिस्र जाने वाले लश्कर के साथ शामिल हो चुके थे। शेर को नसरानियों की आमद की इतला पा के वहां काहिरा के नवाज से पूछ कर गया और बेलबस में आ गया, क्योंकि उसे अपने दफा के लिए कला की फौरी तौर पर जरूरत थी। अगर बेलबस का किला मट्टी का था और ज्यादा मजबूत न था, दीवारें बुलंद न थी और फसील के इर्द गिर्द कोई खंदक भी नहीं थी, मगर इसके सिवा और कोई करीब तरीन पनागा भी तो मुयस्सर नहीं थी। शेरको ने बेलबिस में मोर्चा जन होते ही फरंगी लश्कर मिस्री फौजों के साथ वहां आ पहुंचा और सख्ती से मुहासरा कर लिया। अब सूरत हाल नहायत ही खतरनाक हो चुकी थी। एक कमजोर से कले में शामी फौज के बेहतरीन अफसर घिर गए थे। इनका खात्मा नूरुद्दीन जंगी के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होता। ताहम शेर को और इसका भतीजा सलाहुद्दीन अयूबी और शामी सिपाही बड़ी पामर्दी से इत्तेहादी दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। वो हर सुबह शाम कले से बाहर निकलकर दुश्मन पर हमला आवर होते और मुख्तसर सी झड़प के बाद तेजी से वापस आ जाते। दिन गुजरते रहे और महसूरीन की हालत नाजुक तर होती गई। इनकी आखिरी उम्मीद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से वाबस्ता थी। नूरुद्दीन को अपने वफादारों को इस तकलीफदह हालत का पूरा एहसास था। अब वो इस मसले का एक ही हल सोच रहा था, वो ये था कि ईसाई हुक्मरानों की पुष्ट पर एक जोरदार ज़र्ब लगाई जाए। नूरुद्दीन जंगी की अफवाज ने फरंगियों के शहरों पर जोरदार हमले शुरू किए। इनका सबसे बड़ा निशाना हारम था, जिसका दिफाई अहमियत के लिहाज से ईसाई उसे बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा समझते थे। इससे पहले भी नूरुद्दीन ने दोबारा हारम पर फौजकुशी की थी, मगर कब्जे में कामयाबी नहीं हुई थी। मगर इस बार अभी या कभी नहीं के असूल के मुताबिक मुसलमानों ने फिर वहां पर भरपूर हमला किया। वो जानते थे कि इस कामयाबी से बेलबिस के महसूर मुसलमानों की जिंदगियां वाबस्ता हो चुकी हैं। हारम को बचाने के लिए शाम के तमाम तर ईसाई रियासतों ने हुक्मरान और उमरा अपनी फौजों के साथ पहुंच गए थे। तीसरे महीने तक खून रेज झड़पें जारी रहीं। आखिरकार नुसरत खुदाबंदी शामिल हाल हुई और रमजान 559 हिजरी में हारम मुसलमानों की झोली में आ गिरा। इस मार्के में 10,000 ईसाई कत्ल हुए। अंताकिया और तराबलस के ईसाई हुक्मरानों समेत मुमताज ईसाई उमरा और सैकड़ों नाइट गिरफ्तार हुए। ये नसरानियों की बहुत बड़ी शिकस्त थी। इधर बेलबिस के मुजाहिदों को भी लड़ते लड़ते 3 महीने हो चुके थे। वो कमाल मर्दानगी का सबूत देते हुए हथियार डालने पे आमादा नहीं हुए थे। इन्हें बाहर की कुछ खबर नहीं थी। इनका सामान्य रसद खत्म होने को था। खुराक की शदीद कमी थी। हर सिपाही मुतासर हो रहा था। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि ईसाई फौजों की सफ़ों में खामोशी तारी है, गोया इनका हमला करने का कोई भी इरादा नहीं है। इसके साथ साथ मिस्री फौजें भी चुप साधी खड़ी हैं। मुसलमानों को मालूम न था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कला हाम फतह करने के बाद अब बानियास का मुहासरा किया हुआ है और दुश्मन इसी सदमे से साकित व जामद है। वो हैरत ज़दा होकर ये मंजर देख रहे थे कि फरंगियों की जानब से एक सफीर आया। उसने शेरको को सुलह की पेशकश करते हुए कहा कि वो मुहासरा खत्म करने पर तैयार हैं, बशर्ते कि मिस्र को मिस्रियों के लिए छोड़ दिया जाए। ना इस पर ईसाईयत कब्जा होगी और ना ही मुसलमान करेंगे। दोनों अपने अपने इलाके में लौट जाएंगे। शेरको ने इस पेशकश को नेमत गैर मुतरकबा तसव्वुर की और मुहासरे की सख्तियों से जाबलम मुजाहिदीन को कूच की तैयारी का हुक्म दे दिया। कुछ देर बाद शामी मुजाहिदीन बेलबिस के कच्चे कले से कितार बांधे निकल रहे थे। बाहर मैदान के दोनों तरफ ईसाई और मिस्री सिपाहियों का हजूम था। शेरको अपने सिपाहियों को
روانہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ اپنے سب سپاہیوں سے پیچھے تھا تاکہ سب کو دیکھ بھال سے گزار سکے۔ اس کے چہرے کا وقار اور شجاعانہ تیور دیکھ کر ایک یورپی عیسائی افیسر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ آپ کو خوف نہیں محسوس ہوتا؟ کہیں یہ عیسائی اور مصری آپ سے وعدہ خلافی نہ کر بیٹھے؟ آپ سب کو گھیر کر اس طرح نہ مار دیں کہ آپ لوگوں کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو شیرکو نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کاش کہ وہ ایسا کر گزرے۔ ان کی طرف سے وعدہ خلافی کی ابتدا ہوتی تو میں ان کا وہ حشر کرتا جو پوری دنیا دیکھ۔ اللہ کی قسم میں تلوار لے کر پل پڑتا، ہمارا کوئی آدمی ان کے کئی آدمیوں کو قتل کیے بغیر نہ مرتا۔ پھر سلطان عادل نور الدین ان کی خبر لیتے، ان کے ملک پر قبضہ کر لیتے اور ان کی باقی ماندہ لوگوں کو مار دیتے۔ اللہ کی قسم میرے یہ سپاہی مجھے منع کرتے رہے، ورنہ میں تو پہلے ہی دن تم سے نمٹ لیتا۔ یورپی افسر گھبرا کر اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنانے لگا اور پھر بولا کہ میں شام کے نصرانیوں کو آپ کے بارے میں حیرت انگیز باتیں کرتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ انہیں آپ سے ڈرتا دیکھ کے میں سوچتا تھا کہ آپ کی اتنی ہیبت میں کوئی مبالغہ ہوگا، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ وہ درست کہتے تھے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ شیرکو مجاہدین کو لے کر بلبیس سے روانہ ہو چکا تھا۔ اگلی بستیوں میں اسے حرم کی فتح کی خبر مل گئی۔ شیرکو خشکی کے راستے سفر کر رہا تھا، جبکہ بلبیس کا محاصرہ اٹھانے والی عیسائی فوج نے ساحل کے ساتھ ساتھ واپسی اختیار کی تھی۔ اس میں گریک کا عیسائی حاکم ریجینالڈ برنا ارنوات بھی شامل تھا۔ بلبیس سے انخلاء کے معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ شیرکو کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، مگر ریجینالڈ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحری جہازوں کے ذریعے سے اپنی فوج کو تیزی سے ایک دن کے اندر اسکلان لے آیا اور وہاں سے کرک پہنچ کر شیرکو کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ جب کسی نے اسے معاہدے کا پاس دلایا تو وہ کہنے لگا کہ شیرکو سے خشکی میں تعاقب نہ کرنے کا معاہدہ تھا، میں تو سمندر کے راستے میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔ ممکن تھا کہ ریجینالڈ بے خبری میں شیرکو پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جاتا، مگر کرک نے کچھ فاصلے پر آ کر شیرکو کی چھٹی حصے اسے خطرے کا احساس دلا دیا اور وہ عام راستہ چھوڑ کر ایک غیر معروف راستے پر چل پڑا۔ یوں مسلمان صحیح سلامت شام میں پہنچ گئے۔ اس دوران سلطان نور الدین زنگی نے نصرانیوں کے دوسرے ہم کلے بانیاس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ شیرکو اور اس کے مجاہدین کی آمد سے اس فتح کی خوشخبری دگنی ہو چکی تھی۔ شیرکو کے نوجوان بھتیجے صلاح الدین کو اس کٹھن مہم میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ کسی ملک کی سیاسی، عسکری اور اخلاقی خوبیوں یا خامیوں کو پرکھنے اور سمجھنے کا عملی موقع اس جاں سوزی کے بغیر یقیناً نہیں مل سکتا تھا۔